नाज़रीन, इस वक्त अरुण जेटली मीडिया से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। शुरू करना? यस सर। सर, may I have your permission to start, sir? एक सिनेमा था, एक और भी था, इसमें जो 3 आइटम थे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इतना क्या है? यस सर। मैं कर देता हूँ। हाँ। आज जीएसटी काउंसिल की 31st मीटिंग थी और 31st मीटिंग में काफी एक्सटेंसिव एजेंडा था और इस एजेंडा में जो फिटमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी उसकी रिकमेंडेशंस कंसिडर हुई और जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है रेट रैशनलाइजेशन का, फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस को और रेवेन्यू इंक्रीजेस को और जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना, ये दोनों प्रक्रियाएं थी। रेवेन्यूज के ऊपर भी एक एक्सटेंसिव डिस्कशन थी। कुछ मेंबर्स ने दोनों पक्ष रखे कि क्या रेवेन्यू इंक्रीजेस अपेक्षा के मुताबिक हैं या अपेक्षा से कम है। एक उसमें ब्रॉड इंडिकेशन आता है क्योंकि स्टेट्स को पहले 5 साल का कॉम्पेंसेशन प्रॉमिस्ड है, तो पिछले साल के जो 8 महीने का रेवेन्यू था, क्योंकि जुलाई का रेवेन्यू अगस्त में आया था 2017 में, तो उसका एक असेसमेंट हम लोगों ने किया कि जो कॉम्पेंसेशन पिछले साल 8 महीने में दिया गया वो लगभग 48,000 करोड़ था। तो अगर उसको पूरा 12 महीने के लिए कर लिया जाए तो वो जाके 72,000 करोड़ बनता पिछले वर्ष का। इस साल क्योंकि 14% का रेवेन्यू इंक्रीज भी था, तो इस 72,000 के ऊपर 14% इंक्रीज भी फैक्टर इन होता। लेकिन इस बार आईजीएसटी का सेटलमेंट काफी हो रहा है, कुछ रेवेन्यू इंप्रूवमेंट भी हुआ है, तो पहले 6 महीने में इस बार केवल कॉम्पेंसेशन 30,000 करोड़ गया है। तो अगर ब्रॉड रूल ऑफ थंब लें और उसी को हम प्रोजेक्ट करें तो what should have been about 83,000 based on last year will come down to about 60,000. Similarly, पिछले साल के 8 महीने और इस साल के पहले 7 महीने जिनका डेटा अवेलेबल था, स्टेट बाय स्टेट उसका कंपैरिजन किया गया। अधिकतर स्टेट्स में इंप्रूवमेंट है और जो रेवेन्यू टारगेट हमारा है, जब हम कहते हैं कि टारगेट से अभी पीछे हैं, तो वो टारगेट बड़ा स्टिफ टारगेट है। टारगेट स्टिफ इसलिए है कि 2015-16, 15-16 का बेस ईयर और उसके बाद 3 इंक्रीजेस कंपाउंडेड 14% एनुअल। तो अगर 14% एनुअल कंपाउंडिंग 3 बार करेंगे तो जो इस साल का रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली बेस ईयर से 50% के करीब ज्यादा होना चाहिए। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग शॉर्ट बाय 5% और 10% और 6%, द टारगेट itself is a very stiff target. But some consuming states have certainly improved. The whole of Northeast has improved, which is a consuming state. Surprisingly, manufacturing and consuming states like Maharashtra, West Bengal have shown a significant improvement. States like Bihar
बिकॉज उनके बेस ईयर में हाई परसेंटेज ऑफ वैट था, क्योंकि 2015-16 वॉज द ईयर ऑफ व्हेन प्रोहिबिशन वॉज इम्पोज्ड, तो उन्होंने अपना वैट बढ़ा दिया था उस साल में, तो उनका डिनोमिनेटर बहुत स्टिफ था। तो वहां भी फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकेंड ईयर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं है, और मेंबर्स का सजेशन था कि इसको स्टडी किया जाए। दो दी only data available so far is part of the first year and part of the second year, a group of ministers will be studying this data, and इस डेटा को स्टडी करने के साथ साथ they will take the expert assistance of NIPFP, National Institute of Public Finance and Planning, so that on basis of this limited data of part first year and part second year, what are the broad analyses indicate? Overall increment है, फर्स्ट ईयर का एवरेज लगभग 89,000 करोड़ अ मंथ होता था, सेकेंड ईयर का अप्रोक्सीमेटली 96,000-97,000 करोड़ अ ईयर के करीब है। We would have been happier if the increase had been higher. But then we have to factor in the fact that for hundreds of commodities, the GST regime has brought the rates down, because the pre-GST rates were very high. The GST has not increased a single rate, but brought hundreds of them down. Now, along with this revenue position, how do we then balance the rate rationalization? 28% स्लैब में कुल मिलाके 34 आइटम्स बचे हैं। उन 34 आइटम्स में बहुत आइटम्स और उनके सब आइटम्स लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे रैशनलाइजेशन प्रोसेस के बाहर हैं। बाकी आइटम्स को हमने वे किया, और उसमें 6 आइटम्स और आज कम कर दिए गए, जिससे कि 28 ब्रैकेट में 28 आइटम्स बचते हैं। अगर लग्जरी और सिन को भी जोड़ लिया जाए, उसमें 13 आइटम्स हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के, एक है सीमेंट का, जो हाई रेवेन्यू आइटम्स है। इनका रेवेन्यू लगभग सीमेंट का 13,000 करोड़ है, ऑटो पार्ट्स का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 20,000 करोड़ है। यानी कि जो 28 से 18 किया जाए तो 10% में इन दोनों आइटम्स का 33,000 करोड़ का असर पड़ता है। द काउंसिल फेल्ट दैट दिस इज टू स्टीप एट द मोमेंट। और इसके अलावा केवल लग्जरी को छोड़ दिया जाए तो इन 2 आइटम्स के अलावा, मतलब इसके सब आइटम्स गिनती में बहुत बनेंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल के 13 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। तो उसमें एयर कंडीशनर्स और डिश वॉशर्स, जिसका कि बहुत ज्यादा यूज इंडिया में है नहीं, सिर्फ एक अपर सेगमेंट इनकम वाले लोग यूज करते होंगे, तो ये आइटम्स बने हैं। तो जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है, उसमें प्रिडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको 28 से आज के डिसीजन के बाद हटा दिया गया है। जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलीज, ट्रांसमिशन शेफ्ट, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है अप टू 32 इंचेस। जो नॉर्मल साइज का टेलीविजन आता है उसको भी 28 से 18 कर दिया गया है। रीट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑलरेडी 18 में थी, उसमें एक कैटेगरी थी जो अभी 28 में थी, उसको भी इसमें ले आए हैं। कुछ छोटे आइटम हैं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड,
वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया है। ये सब 28 से 18 में ले आए हैं। एक आइटम एसेसरीज फॉर कैरेजेस फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, जो फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली इनेबल्ड जिन्हें कहते हैं, उनकी कैरेजेस की एसेसरीज का एक आइटम 28% में था। सो मेंबर्स फेल्ट इसको तुरंत 5% में ले आया जाए। 0 में इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 5 इज द लोएस्ट ब्रैकेट, जिसपे इनपुट क्रेडिट के साथ और सस्ता होगा। इट विल बी देन चीपर देन 0 ऑल्सो। तो ये 7 आइटम और आज 28 से टोटल मिलाकर निकल गए हैं। फर्दर रैशनलाइजेशन में सब रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर किए। 3 आइटम्स ऐसे हैं जो 18 से 12 पे आ गए। एक आइटम 18 से 5 पे आया और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12 to 5, 12 to nil एंड 5 to nil। ये टोटल आइटम्स कितने बने जो सारे रैशनलाइज हुए हैं 28 से 5 तक? अभी मैं काउंट करके टोटल आइटम्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट डाउन, आई विल जस्ट गिव यू द कैटेगरी। इसके अतिरिक्त कुछ जीएसटी रेट्स सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन थी। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी सिनेमा टिकट्स को लेकर, और क्योंकि पहले रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स थे तो इसलिए इनिशियली अ पर्टिकुलर फिगर वाज फिक्स्ड। जो 100 रुपए तक की टिकट है, टिकट अप टू 100 rupees which had a GST of 18% has been brought down to 12%। और जो 100 रुपए से ऊपर वाली टिकट थी जिसपे जीएसटी 28% था, उसको 18% कर दिया गया है। ये एक मास एंटरटेनमेंट का मीडियम है। इसका एक रेवेन्यू इंपैक्ट है अबाउट 900 करोड़ का। सिमिलरली जीएसटी ऑन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स कैरिंग व्हीकल्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 12। एक कैटेगरी थी कि एयरलाइन टिकट्स पे इकोनॉमी क्लास में 5% लगता है और बिजनेस क्लास में 12% है, लेकिन जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाते हैं अगर वो फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं तो उन सब पे 18 लगता है। अब इसका कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वो उसको सर्विस मान लेते हैं रादर देन एन एयरलाइन टिकट कैटेगरी। तो ऑल दैट कैटेगरी विल ऑल्सो बी टैक्स्ड एट द सेम रेट एट विच नॉर्मल एयरलाइन टिकट्स आर टैक्स्ड। 5 and 12. Those who travel by economy will be 5 and those who travel by business will be 12. So there will be no premium tax. There was no reason for it, but some assessing authorities had started charging it because these were special flights or charter flights and they were charging them at 12% because of that. तो इसमें अगर कोई मानसरोवर जाता है या हज पे जाता है, इस तरह के जो रिलीजियस ट्रिप्स हैं, they need not pay higher rates of taxation. They will pay the normal rate of taxation. इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। नेपाल के तुलसीपुर में असातिज़ा और तलबा को नबातात के इफ्तिताह के लिए ले जाने वाली एक बस के खाई में गिर जाने से कम से कम 23 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने ये इत्तला दी। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक राहत रसां टीम ने हादसे की जगह से 19 मर्दों और 4 खवातीन की लाशें बरामद की हैं। जख्मियों का बांके के कोहालपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है, जबकि एक जख्मी को यहां से इलाज के लिए राप्ती जोनल अस्पताल में भेज दिया गया है। जुम्मे को बस रामरी के करीब तुलसीपुर सालियान रोड की तरफ एक मोटर पर बेकाबू होकर 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला केस में नया मोड़ आया है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को अपनी तहवील में ले लिया है। क्रिश्चियन मिशेल को आज दिल्ली हाईकोर्ट के खुसूसी जज अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया। जांच एजेंसी ने मिशेल को 15 रोज की तहवील में देने की अपील की। ईडी को मिशेल की गिरफ्तारी से कबल कोर्ट रूम में ही 15 मिनट की पूछताछ की इजाजत दी गई। इससे कबल अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल को 28 दिसंबर तक अदालती तहवील में दिया था। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने से मुतालिक दिल्ली असेंबली की तजवीज पास किए जाने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक से अपनी रुकन असेंबली अलका लांबा से इस्तीफा मांग लिया। अलका लांबा का दावा है कि उन्होंने तजवीज की मुखालफत करते हुए वॉकआउट किया, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। ताहम आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई देते हुए कहा कि अलका लांबा से इस्तीफा नहीं मांगा गया। कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। क्या मांगा गया है? मैं बोल रहा हूँ ये इस्तीफे की खबरें आप ही लोग चला रहे हो। हम लोग शांति से काम कर रहे हैं। कोई इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, कहीं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। अलका लांबा भ्रम फैला रही है। नहीं, अलका लांबा भी नहीं फैला रही है। अलका लांबा ने भी कहीं इस्तीफे की बात नहीं की है। ट्वीट किया उन्होंने सर। कहीं नहीं हो रहा है, कोई किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। कोई किसी मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कहता हूं, मुझे लगता है स्पीकर महोदय ने भी इसके बारे में कहा है कि वो जो वाक्य है पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में है, वो हमारे ओरिजिनल रेजोल्यूशन का प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था। लिहाजा जो प्रस्ताव सदन में पास हुआ है उसमें वो नहीं है। हाँ, वो एक प्रपोजल जरूर है एक मेंबर का, और वो एक प्रपोजल के रूप में ही है। वहीं दिल्ली असेंबली में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिए जाने की तजवीज पर दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित से हमारी नुमाइंदा रचना ने खास बातचीत की। विधानसभा में कल एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो भारत रत्न है वो वापस हो जाना चाहिए। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। शीला जी, जिस तरीके से ये प्रस्ताव लाया गया, पहले उसको पारित किया गया सर्वसम्मति से, फिर उसको वापस ले लिया गया, किस तरीके से देखती है इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ये बहुत ही गलत काम हुआ है और ये किसी असेंबली के दायरे में नहीं आता है। तो इन्होंने बहुत ही गलत काम किया। और राजीव गांधी, जिनको ये 20-25 साल पहले मिला था, आज जिंदा भी नहीं है, हमारे बीच में भी नहीं है। इस तरह की घिनौनी हरकत कर देना मैं समझती हूँ अच्छी बात नहीं है। बीजेपी का कहना है कि इस तरीके का जो एक्शन सिर्फ इसलिए लिया गया कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहती है। तो कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल को अगर जो कांग्रेस के साथ अगर जो करना चाहते हैं, मैं अगर कह रही हूँ, अगर जो करना चाहते हैं वो बीजेपी कह रही है, तो ये हरकत करेंगे कांग्रेस के साथ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी ने साबिक मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी को पार्टी का कौमी तर्जुमान मुकर्रर किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने एक बयान में बताया कि बीजेपी के सदर अमित शाह ने रूडी को कौमी तर्जुमान मुकर्रर किया है। मुंबई में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हुनर हाट का इफ्तिताह किया। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के उस्ताद स्कीम के तहत अक़लियती तबके के लोगों के कारोबार और हुनर को आगे बढ़ाने के लिए वजारत अक़लियती उमूर हुनर फेस्टिवल का इनाकाद करती है। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे हुनर जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, उनको बचाने और उनको फरोग देने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार आणि विशेष रूपाने मुख्तार अब्बास नकवीजी यांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की अतिशय सुंदर असे ही हुनर हाट मुंबईमध्ये त्यांनी या ठिकाणी आयोजित केली। हे भारताचं छोटं स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि विशेषतः देशाच्या वेगवेगळ्या भागातले हे सर्व लोक तिथल्या वस्तू तिथले व्यंजन घेऊन या ठिकाणी आले आहेत आणि एवढं मोठं मार्केट त्यांना कधीच मिळालं नसतं, पण या ठिकाणी भारत सरकारच्या वतीने हुनर हाट आयोजित करून त्यातल्या प्रत्येकाला ही सगळी सोय। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की याद में दिल्ली में वाक़िया गालिब इंस्टीट्यूट में तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से दिए जाने वाले अवार्ड में इस मरतबा नगमा निगार जावेद अख्तर के अलावा प्रोफेसर अख्तर उल वासे का नाम भी शामिल हुआ।
जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर एनएन वोहरा ने तमाम शख्सियात को अवार्ड दिए। ये मुल्क जो है बड़ा खुशनसीब मुल्क है हमारा, जिसमें इतनी ज़बानें हैं, और वो तमाम ज़बानें जो हैं, ये बात मैं गम से कह रहा हूँ कि नज़रअंदाज हो रही हैं कुछ चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो। ये जो है आज जो हमारा मुतवस्सित दर्जा मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो अपने बच्चों को उनकी जो मदर टंग है, मादरी ज़बान है, वो नहीं पढ़ा रहा, वो सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ रहा है। अंग्रेज़ी पढ़ना निहायत ज़रूरी है। मैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसकी तरफ था, लेकिन उतना ही ज़रूरी अपनी ज़बान सीखना भी है। तो उर्दू के साथ भी यही हो रहा है और दूसरी ज़बानों के साथ भी यही हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। कमाल ये है कि एक पतली सी किताब है जिसका नाम है दीवाने गालिब। वो बहुत ज़ख़ीम किताब नहीं है, लेकिन ज़िंदगी का कोई मसला हो, जज्बात का कोई मोड़ हो, इंसान की कोई उलझन हो, फ़लसफ़े का कोई नुक्ता हो, आपको उस पे शेर मिल जाएगा। यही कमाल है गालिब का। सोसाइटी में एक कंज्यूमर कल्चर, जिसे बाज़ारवाद जिसे आप कहते हैं, हावी होने लगता है, तो एक लिंग्वल कल्चर या सोशल कल्चर कहीं पीछे जाने लगता है। हर चीज़ का मुकाबला फ़ायदे नुकसान से होने लगता है। तो हमारी ज़बान, हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त ये पसे पुश चली जाती है। ये इशारा था उनकी तरफ। अच्छा, कुछ ये भी कि हिंदुस्तान इतना अजीब गरीब मुल्क है कि इतनी ज़बानें हैं, इतनी ज़बानें, और सब एक दूसरे के इतने करीब हैं कि एक खल्त मल्त हो गई है ज़बान, तो वो पहचान भी ख़त्म हो रही है। जैसे दिल्ली ही शहर है, यहाँ हरियाणी बोली जा रही है, पंजाबी बोली जा रही है, बिहारी बोली जा रही है, उर्दू भी है, हिंदी भी, और यहाँ की मुकामी भी अपनी, तो अब उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। ये इशारा था उनका। मेरी तकलीफ़ ये है, मैं ज़बान व अदब का टीचर हूँ, राइटर हूँ, जो भी कह लीजिए, कि ज़बान ही सबसे मुक़द्दम और मुअस्सर ज़रिया होता है अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने का। जितनी अच्छी, साफ़ सुथरा, शुस्ता, महज़्ज़ब ज़बान होगी, उतनी ही आपकी शख्सियत बनेगी। बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने रांची के रिम्स में आरजेडी सरबराह लालू यादव से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दोनों लीडरों ने मुल्क और बिहार की सियासत पर बातचीत की है। इस मुलाकात से सियासी गलियारों में चमगुइयां शुरू हो गई हैं कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की सूरत में शॉटगन के हाथों में लालटीन आ सकती है। लालू यादव से आज मुलाकात करने वालों में कांग्रेस के शकील अहमद और सुबोध कांत सहाय और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। हम झारखंड की स्थानीय राजनीति की बात नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ हम पहले प्रभारी रहे हैं, आज की तारीख में दूसरे प्रभारी हैं, लेकिन यहाँ हम लालू जी बीमार हैं, आए थे हम एक दूसरे कार्यक्रम में, फंक्शन में, आज शाम में है, तो आए थे, तो पुराना संबंध है, हम उनसे मिलने, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने, उनको जल्दी स्वस्थ होने की। और नाजरीन, हनुमान जी की जात के हवाले से कई तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर शकील अहमद का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बीजेपी में एक कंपटीशन है कि जो जितनी मूर्खतापूर्ण बात करता है उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। पहले आदित्यनाथ जी ने कहा कि वो दलित थे, उसके बाद एक बुक्कल नवाब बीजेपी के दूसरे नेता ने कहा कि वो मुसलमान थे। कल एक चौधरी जी तीसरे नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जाट हैं। तो बीजेपी में एक कंपटीशन है मूर्खतापूर्ण बात करने की। जो जितने मूर्खतापूर्ण बात करता है उसको उतना बड़ा पद मिलता है। अब इन लोगों ने आदमी तो आदमी, अब भगवान और देवताओं को भी धर्म और जात में बांटने की राजनीति